सोमालिया के पास शिप एमवी लीला हाईजैक की गई है। अगवा जहाज के पास इस वक्त युद्धपोत आईएनएस चेन्नई पहुंच चुका है। लुटेरों को मार्कोस कमांडोज ने भी घेरा है। ऑपरेशन में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सोमालिया के पास शिप एमवी लीला हाईजैक की गई। अगवा जहाज के पास इस वक्त युद्धपोत आईएनएस चेन्नई पहुंच चुका है। लुटेरों को मार्कोस कमांडोज ने घेरा है। ऑपरेशन में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया है। सोमालिया के पास शिप एमवी लीला हाईजैक कर ली गई है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अगवा जहाज के पास युद्धपोत आईएनएस चेन्नई पहुंच चुका है। लुटेरों को मार्कोस कमांडोज ने भी घेरा। ऑपरेशन में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन फिलहाल शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। भारतीय नौसेना इस वक्त यहां पर ऑपरेशन चला रही है। देखिए यहां पर इस जहाज को मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। सोमालिया के पास ये तस्वीरें मिली है। शिप एमवी लीला हाईजैक की गई। अगवा जहाज के पास इस वक्त युद्धपोत आईएनएस चेन्नई पहुंच चुका है। लुटेरों को मार्कोस कमांडोज ने घेरा है। ऑपरेशन में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे। जयपुर में आयोजित 58वें डीजीपी आईजीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं के स्वागत में जयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। आपको यहां ये भी बता दें कि जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही डीजीपी आईजीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और नारकोटिक्स स्मगलिंग जैसी चुनौतियों पर चर्चा की जानी है। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये संभावनाएं और इसके अलावा साइबर क्राइम, पुलिसिंग टेक्नोलॉजी, जेल सुधार जैसे मुद्दे जो हैं वो भी चर्चा का विषय बनेंगे। इस मीटिंग के दौरान संसद में हाल ही में पास किए गए नए क्रिमिनल लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पर भी व्यापक रणनीति तैयार की जानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाली चुनौतियां भी चर्चा के केंद्र में होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस अब तक के प्रोग्रेस को दर्शाने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी हर साल इस मीटिंग के दौरान नई तकनीक और उसके बेनिफिट्स पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के अलावा सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, क्योंकि राजस्थान में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और खासकर पंजाब से क्राइम इंपोर्ट हो रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का कारण भी यही था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं ताकि राजस्थान को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बचाया जा सके। आयुषी महर्षि मेरी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आयुषी, क्या कुछ खबरें हैं मीटिंग को लेकर के? मीटिंग को लेकर के क्या रणनीति बनाई गई है और इसकी शुरुआत कब होनी है? बिल्कुल, देखिए शिखा, दिन में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच गए थे और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। उनका काफिला यहाँ पर पहुंचा था और एक बार देखिए मैं आपको अधिक जानकारी दूं उससे पहले तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय की जगमगाती हुई तस्वीर, क्योंकि दुल्हन की तरह से बीजेपी कार्यालय को सजाया गया है। और देखिए खास बात यह है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, उसके बाद में एक डिनर भी होगा। मेरे साथ में पंकज जी हैं जो कि आपको और बेहतर तरीके से, विस्तार तरीके से समझा पाएंगे कि जो मीटिंग अंदर चल रही है क्या कुछ रणनीति उसको लेकर होगी। देखिए, जो राजस्थान में चुनाव हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पे लड़ा गया था। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान मानी कि जयपुर की विजिट पे आए हैं, तो ये विशेष रूप से कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ सत्ता और संगठन बीजेपी का
उसके साथ संवाद का ये कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में रखा है। इस कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भाजपा कार्यालय आए हैं। करीबन 3 घंटे इनको यहाँ रहने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस दौरान वो जो विधायक नए चुन के आए हैं और जो नया मंत्रिमंडल बना है, साथ ही पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। उसमें भी खास बात है कि भोजन में भी श्री अन्न का जो भोजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष रूप से बीजेपी ने बनाया है, यानी सत्ता और संगठन के साथ संवाद करेंगे और उसके साथ जो मोदी की योजना है उसको लेकर भी जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। अच्छा, देखिए समझा जाए, क्योंकि पहले तो विधानसभा चुनाव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फोकस था, मिशन राजस्थान था, पर अब मिशन हो चुका है लोकसभा। आयुषी, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, राजस्थान से एक और बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम की घोषणा की। इंदिरा रसोई योजना की कमियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला भजनलाल शर्मा ने लिया है। प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात की घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम की घोषणा की। इंदिरा रसोई योजना की कमियों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आयुषी महर्षि लगातार ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद है। आयुषी, अब जिनसे बात कर रही थी उनको ये बताइए कि ये बड़ा फैसला जो है भजनलाल शर्मा ने लिया है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या रणनीति? चलिए, आयुषी से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त राजस्थान से मिल रही है। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और इसी की तर्ज पर इंडी गठबंधन बन तो गया, लेकिन अब ना संयोजक तय हो पा रहा है और ना ही सीट शेयरिंग पर बात बन पा रही है। हर पार्टी को अपने लिए उचित सीट चाहिए, लेकिन सबको बराबर मिले ऐसा हो नहीं सकता। और अभी तो इतना सस्पेंस है कि गठबंधन में आज कौन सा दल है, कल कौन सा होगा, ये भी फिक्स नहीं है। अखिलेश और मायावती में भी सस्पेंस बरकरार है। ममता और केजरीवाल में भी सस्पेंस है, क्योंकि ये सब अपने अपने इलाके में कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं देना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में अलग ही खिचड़ी पकी हुई है। वहां जेडीयू और आरजेडी ने आपस में सुना है कि बंटवारा भी कर लिया और कांग्रेस को भी मुंह दिखाई के लिए कुछ सीटें वो दे देंगे। कल तेजस्वी और नीतीश की सीट बंटवारे को लेकर की मीटिंग तक हुई। सूत्रों की अगर माने तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हुआ, जिसमें बिहार की 40 सीट है, उनमें से आरजेडी 17, जेडीयू 17, कांग्रेस 4 और लेफ्ट 2 पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक सीट को लेकर के गंभीर लड़ाई है और वो सीट है सीतामढ़ी, जिसे लेकर के दोनों पार्टियां दो फाड़ होती हुई नजर आई है। इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, लेकिन बिहार के एक सीट सीतामढ़ी को लेकर के विवाद शुरू हो गया है और इसको लेकर के सीतामढ़ी से आने वाले नेताओं ने एक बैठक की है। हम लोग पिछले बार जब बैठक किए थे तो उन्होंने कहा कि कुछ अंधे लोग और कौवा लोग सत्ता चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं। क्या पिछड़ा समाज के बेटा है हम लोग, तो क्या हम अंधे हैं, क्या हम कौवा है? अगर कोई ऐसा सोचता है तो उन्हें मैं बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जगदेव बाबू ने 50 साल पहले हम लोगों को आगाह कर दिया था और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया बिहार में सबको उसके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम। तो कोई अंधा न समझे, सबके आँख खुल गए हैं। अब कोई आदमी सोचे कि अंधा इनसा फायदा उठाएंगे, वो संभव नहीं है। तो जहां कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश बिहार में उसे 25 सीटें मिले, दरअसल बिहार के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 25 सीट मांगेंगे तभी 10 से 12 सीट मिलने की संभावना होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में हर कोई चाहता है कि उसकी सीटें कम ना हो। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे मजबूत माने जाने वाले अखिलेश यादव कांग्रेस को कम सीटों पर समेटना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें डबल गेम खेलने के मूड में है। कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव अगर ना भी माने तो हम मायावती को साथ लेकर के अपनी ताकत बढ़ाएं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना गणित बिठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का क्या प्लान है? कांग्रेस 2009 के फॉर्मूले पर वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक राहुल गांधी की मौजूदगी होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहेगी। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर के राहुल की यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन 22 लोकसभा सीटों से गुजर रहे हैं, उनमें से 2 सीटें छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। प्लानिंग क्या है? राहुल गांधी की यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के लखनऊ तक की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है, ताकि पहले से ही सियासी माहौल बन सके। इसके अलावा मायावती पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने
हाथ जोड़ करके बसपा सुप्रीमो मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह मायावती के नाम पर ही अखिलेश यादव से सीटों का सही मोल भाव किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के लिए भी दुविधा है कि बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए। बीजेपी के साथ जाती है अगर तो 10 सीट से ऊपर नहीं मिलेंगी, कांग्रेस के साथ जाती है तो दलित वोट बैंक छिटकने का डर है। बसपा सांसद मलूक टागर ने इंडी गठबंधन से बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग भी की है। अपने जन्मदिन 15 जनवरी को मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो देखिए, मायावती को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? अखिलेश को, क्योंकि अगर मायावती की एंट्री होती है तो अखिलेश यादव की सीटें और कम हो जाएंगी और इसलिए समाजवादी पार्टी मायावती से परहेज यहां पर करना चाहती है। देखिए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अंदर ही अंदर नहीं चाहती कि कांग्रेस से गठबंधन हो, क्योंकि ममता कांग्रेस को 2 सीट से ऊपर देना ही नहीं चाहती है और लेफ्ट के साथ सीट बंटवारा करके ममता को बंगाल में भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ममता भी गठबंधन में तब तक ही लग रही है जब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो जाता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो पहले से ही ममता पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने बंगाल के लिए अपनी योजना तैयार कर ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल में जिन सीटों से गुजरेगी, कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की न्याय यात्रा कैसे है, क्या इसका पूरा रोड मैप है, वो भी आप समझिए। कूच बिहार से बंगाल में प्रवेश करेगी ये यात्रा, फिर सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा से ये गुजरेगी। 2019 में कांग्रेस ने यहां किया था बेहतर प्रदर्शन। इसके बाद बहरामपुर और मालदा दक्षिण सीट कांग्रेस ने उस समय जीती थी। बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को 42 में से महज 2 सीटें देना चाह रही है, तो भी और वो भी वही जो वो टीएमसी और बीजेपी को अकेले लड़के हराकर अपने दम पर जीती। कांग्रेस न्याय यात्रा से बंगाल में अपनी ताकत कहीं न कहीं बढ़ाने के मूड में है, ताकि ममता बनर्जी से सीट शेयरिंग पर मोलभाव वहां पर किया जा सके। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे भीख करार देते हुए अपने साथ नाइंसाफी बताया है। ममता बनर्जी की जब असली मकसद सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं? और क्या करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करती है? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट पे लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट पे लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है। वो गठबंधन की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि गठबंधन की ज्यादा राजनीति करेगी तो मोदी जी की गुस्सा आ जाएगी, और मोदी जी को जिस पे गुस्सा आते हैं ममता जी वो काम नहीं करती है। तो देखिए, कुछ ऐसा ही हाल इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में भी है, जहां पर शिवसेना यूबीटी 23 सीटें मांग रही है। संजय राउत तो कांग्रेस के लिए कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को 0 से शुरू करना होगा। शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस उद्धव गुट को 23 सीटें देने की हालांकि मूड में नहीं है। आज संजय राउत ने कहा कि मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, जो उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा है। कुछ दिनों में हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित समिति के साथ बैठक करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 11 से 12 जनवरी को मुंबई में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी और उसी बैठक में कांग्रेस हर लोकसभा सीट का रिव्यू लेगी, जिसके बाद कांग्रेस के इंचार्ज आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और इसके बाद कांग्रेस तय करेगी कि किसे कितनी सीटें दी जाए। मतलब यही है कि ना बंगाल क्लियर है, ना बिहार, ना उत्तर प्रदेश, फिर विपक्ष कैसे बीजेपी का सामना करेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के गवर्नर ने सीएम मान को एक चिट्ठी लिखी है। मंत्री अमन अरोड़ा को सजा पर सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। अमन अरोड़ा को 2 साल की सजा पर ये रिपोर्ट मांगी गई है। सजा के बावजूद मंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? गवर्नर ने ये पंजाब सरकार से सवाल पूछा। मंत्री या विधायक को दोषी ठहराने पर पद से हटाना होगा। राज्यपाल की तरफ से कहा गया इस चिट्ठी में, लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिए थे आदेश, दोषी होने पर मंत्री या विधायक को पद से हटाना होता है। राज्यपाल की तरफ से कहा गया, कोर्ट से स्टे नहीं मिलने पर भी मंत्री पद पर बने हुए हैं अभी तक। अरोड़ा का 26 जनवरी को तिरंगा फहराना गलत है। राज्यपाल ने इस चिट्ठी में इन तमाम बातों का जिक्र किया है।
चलिए सियासी खबरों में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा को लेकर के तीखा हमला बोला। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये यात्रा तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन लोग इससे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बदरुद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी जब कहीं जाएंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे और लोग उन्हें हीरो के रूप में देखेंगे, लेकिन लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि ये वही बदरुद्दीन है जिनके साथ चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी पर बीजेपी ने तीखे हमले किए। जब राहुल गांधी ने कहा था कि AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल पर हमला असम पर हमला है, असम के भाईचारे, संस्कृति और इतिहास पर हमला है और वो हर दिन ऐसा हमला करते हैं, या हम असम की रक्षा के लिए हैं और यही सच्चाई है। लेकिन आज वही बदरुद्दीन राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं और बीजेपी उनके लिए क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी आज नेहरू खानदान लड़ा ये जितिया कोनो एरिया যাব মানুষ গুটিব গুট খাব ভিড় হব চমক হব মানুষ হিরো নিচিনা চাব গই একবার চাই লওঁ એટલે ভোট নিদিয়ে কাম নহব। देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं या उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये उनके बयान से लगता है। ये तो मानते हैं कि वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य के नाते उनको नेता माना है, भीड़ जुटाने की बात कही है, लेकिन ये सही बात भी उनकी जबान से निकली है कि वोट एक नहीं मिलना है, वोट कितना मिलेगा पता लगेगा। तो ये तो सबको पता है कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां वोट कांग्रेस का घटता ही है। तो देखिए, ये जो बड़ी बातें हैं वो कही गई है। बदरुद्दीन ने कांग्रेस पर तंज कसा है। न्याय यात्रा पर उनकी तरफ से बयान आया कि भले न्याय यात्रा निकाले राहुल गांधी, लेकिन वोट उन्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। वही आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोलन पहुंचे। नड्डा के सोलन पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नड्डा ने माल रोड सोलन से लेकर के पुराने बस अड्डे तक रोड शो किया। नड्डा के रोड शो के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रोड शो भी किया और इसी दौरान वो जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान में ढंग से काम नहीं कर पाई और इसलिए जनता ने उनकी घर वापसी कर दी। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भटकाने वालों के जनता ने घर भेजा है और देश में विकास की राजनीति इस वक्त हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास, जिन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय में राजनीति होती थी जब लोग काठ की हांडी चढ़ा करके अपना काम चलाते थे। आज समय बदल गया है। लोग धरती पर देखते हैं कि किसका कितना काम हुआ और लोगों को ध्यान में आया कि भूपेश बघेल गरीबों को दिया गया मोदी जी का कार्यक्रम को रोकने का, अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बघेल और उसकी सरकार को लटका दिया, अटका दिया, भटका दिया और घर वापस भेज दिया। ये हमको याद रखना।